हाय ऑल, वेलकम बैक टू फिन टॉक्स विद दामिनी। फर्स्ट मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती थी। आपने हमारी पिछली वीडियो को बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट दिया। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, आज की वीडियो पर्सनल फाइनेंस के एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में होने वाली है, जो कि है क्रिएशन ऑफ ए इमरजेंसी फ़ंड। तो हम बात करने वाले हैं कि इमरजेंसी फ़ंड क्या है, इसे क्यों क्रिएट करना है, आपका इमरजेंसी फ़ंड कितना होना चाहिए और इस फ़ंड को हमें कहाँ पार्क करके रखना है। तो आइए शुरू करते हैं। आइए जानते हैं इमरजेंसी फ़ंड क्या है। हम सब की लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आ सकती है जहाँ पे हमें एक लमसम अमाउंट ऑफ मनी की ज़रूरत पड़े। जैसे कि हो सकता है किसी की फैमिली में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, या जॉब लॉस, या फिर बिजनेस में लॉस। तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपनी जो सेविंग्स है, अपनी इन्वेस्टमेंट है, उसमें से पैसा निकाल के और अपनी ये रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। बट इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है हमारी सेविंग्स पे, हमारी इन्वेस्टमेंट्स पे। हमें बेस्ट रिटर्न नहीं मिल सकता है। काफ़ी ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती हैं जहाँ पे एग्जिट लोड की भी प्रॉब्लम आ सकती है, और पीपीएफ जैसी कुछ ऐसी स्कीम्स भी हो सकती है जहाँ पे विड्रॉल के लिए काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं। तो हो सकता है कि हमें जितना पैसा चाहिए वो हम इमीडिएटली एक्सेस भी ना कर पाएँ। ऐसी सिचुएशंस को ओवरकम करने के लिए हम ट्राई करते हैं कि हम अपनी बेसिक नीड्स जो पर मंथ की होती है उसको कैलकुलेट करते हैं, और उसको एक 6 to 8 मंथ्स का एक अमाउंट इकट्ठा करके, एक पार्क करके एक ऐसी जगह रखेंगे जहाँ से वो हमें ईजिली एक्सेसिबल भी हो, और उसको रखना काफ़ी रिस्क फ्री भी हो, सो दैट हमारा मनी सेफ रहे और हमारा मनी साथ ही साथ ग्रो भी करता रहे। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू हमारे इमरजेंसी फंड का कैलकुलेशन लॉजिक। बेसिकली हम तीन चीज़ें कैलकुलेट करने वाले हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होने वाला है इनकम। इनकम में अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आप अपनी सैलरी ले सकते हैं, अगर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। रेंटल इनकम, एनी अदर सोर्सेज ऑफ इनकम के थ्रू जो भी आपकी नेट इनकम आती है उसको कैलकुलेट करेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि देर इज़ अ सैलरीड पर्सन और उसकी सैलरी 25,000 है पर मंथ। फिर उसके बाद कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो मंथली हम इनकर करते हैं, जैसे कि रेंट, फूड। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इस पर्सन का रेंट 5,000 रुपीज़ है। फूड पे वो पर मंथ अराउंड 3,000 रुपीज़ स्पेंड करते हैं। बिल और रिचार्जेस के ऊपर लेट्स से 1,000, और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आप घर पैसे भेजते हैं, कुछ उस तरह की चीज़, तो मे बी 6,000 रुपीज़ उसके लिए। उसके अलावा ये पर्सन जो है, इसकी कुछ हॉबीज़ हैं जैसे कि बुक्स पढ़ना, नेटफ्लिक्स, ट्रैवलिंग। लेट्स से कि पर मंथ वो इस हॉबीज़ को परस्यू करने के लिए अराउंड 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं, और उसके अलावा जो भी रिमेनिंग है 5,000 रुपीज़ उसका वो सेविंग्स करते हैं। तो इसके बेसिस पे हम हमारी नीड्स और वांट्स को कैलकुलेट करेंगे। तो नीड्स एक ऐसा एक्सपेंस है जो एवरी मंथ आप इनकर करने ही वाले हैं। इट इज़ अनअवॉइडेबल एंड इन एनी सर्कमस्टेंसेस यू हैव टू फुलफिल इट। तो आइए इसका कैलकुलेशन हम करते हैं। हम सम फंक्शन का यूज़ करेंगे यहाँ पे, और हमारे जितने भी नीड्स के कंपोनेंट्स हैं उनको ऐड करेंगे। सिमिलरली हम अपने वांट्स को भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इमरजेंसी फंड की कैलकुलेशन के बारे में अगर बात करें, तो इमरजेंसी फंड के लिए हम सिर्फ हमारी जो नीड्स हैं उसको यूज़ करने वाले हैं। तो डिपेंडिंग ऑन हम कितने पीरियड ऑफ टाइम का इमरजेंसी फंड बनाना चाहते हैं, आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट एक 6 मंथ का फंड आप बना सकते हैं। तो आप अपनी जितनी भी नीड्स होंगी पर मंथ की, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास 6 मंथ इमरजेंसी फंड आ जाएगा। सिमिलरली आप 6 टू 12 मंथ्स की रेंज में कोई भी नंबर चूज़ कर सकते हैं। आपके ऊपर कितने डिपेंडेंट्स हैं, आपके कितने सोर्सेज़ ऑफ इनकम हैं, वेदर आपकी जॉब स्टेबल है या किसी तरह की अनसर्टेनिटी है आपके बिज़नेस में या किसी और तरह की इनकम में, तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि 6 टू 12 मंथ्स की रेंज में आप कहाँ पे स्टैंड करना चाहते हैं। तो सिमिलरली इफ आई मल्टीप्लाई माय नीड्स बाय 12, तो मेरे पास एक 12 मंथ का इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, ये अमाउंट आ जाएगा। तो नाउ दैट वी हैव कैलकुलेटेड दिस अमाउंट, मैं यही सजेस्ट करूँगी कि इफ़ आप बिगिनर हैं और आप अभी अपना इमरजेंसी फंड सेटअप करने जा रहे हैं, तो कुछ टाइम के लिए आप मे बी अपनी हॉबीज़ में से एटलीस्ट कुछ डिडक्शंस करके, और जो भी आप सेविंग्स करते हैं उस सारी चीज़ को रीडायरेक्ट करके आप अपने इमरजेंसी फंड को क्रिएट करने के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और एक बार आपका फंड सेटअप हो गया तो आप इन एक्टिविटीज़ को पहले की तरह परस्यू कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कैलकुलेशन की बात। अब आइए समझते हैं कि हमें इस फंड को रखना कहाँ है। तो जब भी हम अपने इमरजेंसी फंड को किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे, हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है।
पहली चीज़ ये कि जो भी स्कीम हम जिसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही रिस्क फ्री होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना है कि ये पैसा हमें बहुत ही ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, जिसको हम फाइनेंशियल टर्म्स में लिक्विडिटी भी कहते हैं। तो क्या हम इस पैसे को एफडी में रख सकते हैं? तो एफडी में ये पैसा रखने के मुझे कुछ फ़ायदे भी लगते हैं, कुछ नुकसान भी लगते हैं। हो सकता है एफडी में हमें रिटर्न्स थोड़े ठीक ठाक मिले, ये पैसा काफ़ी सिक्योर रहेगा, बट एफडी का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो मुझे इमरजेंसी फ़ंड के केस में लगता है वो ये है कि प्री मेच्योर विड्रॉल पे हो सकता है हमें कुछ डिडक्शंस हो सकता है हमें पैसा इतनी रेडिली अवेलेबल ना हो, कुछ टाइम लगे। तो क्या हम इस पैसे को सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हैं? अगेन सेविंग अकाउंट में रखने के मुझे लगता है कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। अब इस केस में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है, हमें ये पैसा बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल है, लेकिन सेविंग्स अकाउंट के कम रिटर्न्स में हो सकता है हमारा पैसा इन्फ्लेशन भी बीट ना कर पाए। तो एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम जो बहुत लोग यूज़ करते हैं इस पैसे को रखने के लिए वो ये है कि हम इस पैसे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन आवर नीड्स हम इसे एक 50-50 या 70-30 रेशो में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो 30% का पार्ट है उसको हम एज अ कैश भी अपने पास रख सकते हैं कुछ अमाउंट, या फिर हम इसे सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और जो 70% या 50% रिमेनिंग जो चंक है हमारे पैसे का उसे हम एक लिक्विड डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिक्विड डेट फंड का एक ये फ़ायदा मुझे बहुत अच्छा लगता है कि 7 डेज़ के अबव अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को लिक्विड फंड में रखते हैं तो हमें एग्जिट लोड नहीं लगता है। इवन विद इन 7 डेज़ एग्जिट लोड इतना ज़्यादा नहीं है। बट इस फंड का एक ये फ़ायदा मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसमें हम लगभग इन्फ्लेशन को बीट कर सके, लॉन्ग टर्म में इतना रिटर्न मिल जाता है। तो अगर आप लिक्विड डेट फंड के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।